सुधांशु शेखर कहना उचित होगा। मैं सुधांशु शेखर जी को उस समय से जानता हूँ जब ये विश्वविद्यालय में आए थे और एक परेशानी से जूझ रहे थे कि कमीशन से मेरा नाम आया है सर, मेरी बहाली हो नहीं रही है। कई दिनों तक विश्वविद्यालय के परिसर में इन्होंने बताया कि हम घूम रहे हैं, तो हमने इन्हें कहा कि तुम चिंता मत करो, 2 दिन के अंदर में तुम्हारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और आज सुधांशु शेखर फिलॉसफी के विद्वान ही नहीं बल्कि विश्वविद्यालय के एक बैकबोन भी है और डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत हैं। शशि बाबू जिनको शुरू से मैं जानता हूँ, बड़े कर्मठ व्यक्ति हैं और आज कंट्रोलर के रूप में काम कर रहे हैं यहाँ पर। और अभी हम लोगों ने सुना बड़ा जोरदार भाषण डॉक्टर रमन झा जी का। मैंने इनका नाम सुना था, देखा भी था, लेकिन इतना मजबूत भाषण ये दे सकते हैं ये मैंने कभी सोचा नहीं। मुझे वो दिन याद है, लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर रमन जरूर जानते हैं इस चीज़ को, कि जब मैं वहाँ था तो वो उसका एफिलिएशन ख़त्म हो गया था लॉर्ड बुद्धा का। और यहाँ पर शंभू बाबू भी हैं, वो बेचारे बड़े सीधे पर्सन थे, सीधे सज्जन थे। पता नहीं आज की तारीख में शायद वो नहीं रहे, मुझे लगता है वो नहीं रहे। वो जब विश्वविद्यालय में आए तो मुझसे मुलाकात हुई, शंभू बाबू ने ही मुलाकात कराया और उन्होंने कहा कि सर हम विश्वविद्यालय के हर एक पदाधिकारी के पास जा रहे हैं और मुझे सिर्फ एफिलिएशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमने कहा कि हमारे यूनिवर्सिटी में 2 मेडिकल कॉलेज पहले थे, वो निकल गए थे, वो लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी बन गई। तो उनको हमने कहा, उस व्यक्ति को आज वो नहीं रहे, श्रद्धांजलि हम देते हैं उनको हमने कहा कि आपको क्या परेशानी है? सर कोई करता नहीं है, टेबल दौड़ते 10 दिन हो गया। तो हमने कहा कि मेरे पास तो कभी आप नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि मुझे डर था सर कि आपके पास आएंगे, क्या डिमांड होगा नहीं होगा। हम कहे कि आप पैसा देना चाहते हैं क्या? कहीं कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है सर, किसी तरह मेडिकल कॉलेज खड़ा करना चाहते हैं, तो बस इतना ही चाहिए आपको। बोला हाँ, हम के आइए हम करते हैं। और 1 दिन के अंदर में BN मंडल यूनिवर्सिटी ने उस कॉलेज का एफिलिएशन दे दिया और वह कॉलेज आज रन कर रहा है। और मेरा सौभाग्य नहीं हो पाया कि मैं नारायणी मेडिकल कॉलेज का भी एफिलिएशन अपने रिजिम में देता, लेकिन मुझे खुशी है उसका एफिलिएशन भी मिला। दिक्कतें हुई होगी जैसी मुझे जानकारी मिली थी, लेकिन अफसोस कि मैं नहीं था, तो वो परेशानी आपको नहीं झेलनी पड़ती। यहाँ पर उपस्थित अन्य सज्जन वृंद जो कि हमारे मंच पर मंचासी में डॉक्टर शंकर मिश्रा हैं, मेरे एक विद्यार्थी आए हुए हैं डॉक्टर SK पांडे हैं, ये ऑल्सो टीचर, वो भी प्रधानाध्यापक हैं बॉटनी में एक कॉलेज में भागलपुर यूनिवर्सिटी में। मैं आ रहा था तो उन्होंने कहा कि मुझे भी चलना है माधवेंद्र जी को देखने के। हम कहे आप पहले देखे नहीं हो उनको? कैसे हम देखे नहीं सर, उस पुरुष को हम देखना चाहते हैं, इसमें इतनी जिज्ञासा और कर्मठ काम करने की जो लगन है और उनका जो जिज्ञासा है, उनका जो आगे का जो प्लानिंग रहता है, वो व्यक्ति को हम भी एक बार देखना चाहते हैं। उनके जरूर चलो तो देख लेना। तो आज वो भी मेरे साथ हैं। और माधवेंद्र जी के बारे में बहुत कुछ हम बोलना नहीं चाहता हूँ, इसलिए कि उनके कार्यक्रम जो हैं, जो उनके काम करने की शैली है, वो आप सभी देख रहे हैं। 1 साल के अंदर में मैं कई विश्वविद्यालय का स्थापना में चेयरमैन रहा हूँ और लगता है कि मुझे सौभाग्य मिला यहाँ आके इसमें भी रहने का। तो मुझे लगा कि कैसे इस उदा किशनगंज में कैसे ये यूनिवर्सिटी खोलेंगे, बड़ी मेरे लिए चिंता का विषय था। लेकिन फिर भी इन्होंने मेरा जब चयन किया तो हमने कहा कि हम प्रयास करते हैं, हम कोशिश करते हैं, देखते हैं कि माधवेंद्र और को कितनी एनर्जी है और क्या कर सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जिस पुरुष के पीछे कोई महिला हो वह पुरुष अवश्य जो है सफल होता है, और वह महिला है डॉक्टर सुनीता झा। मैं उन्हें भी नमन करता हूँ और मैं सभी से कहूँगा कि उनके लिए लंबी आयु के दीर्घायु होने का जो है आप प्रार्थना करें, क्योंकि बीच में थोड़ी तबीयत खराब हुई थी और डॉक्टर रमन झा ने जो योगदान दिया, जो उन्होंने मदद की, वो काबिल तारीफ है। और मैं तो ये कहूँगा कि कभी भी ऐसी मौका मिले तो आप जरूर मदद करें ऐसे लोगों को जिनमें एक इंस्टीट्यूशन बनाने की क्षमता है, ऐसे महिला को जिसको जो कि एक संस्था से जुड़ी हुई हो और वह चाहती हों कि एक कॉलेज या विश्वविद्यालय के रूप में परिणत हो। मैं उनके लिए साधुवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी लंबी महोदय। अभी समय तो कम है, मैं समझ रहा हूँ समय का अभाव है, लेकिन लोग कहता है कि अगर आपके मन में
दृढ़ प्रतिज्ञ हैं आप। अगर आप चाहते हैं कोई चीज़ करना आप चाहते हैं तो संभव है। और इसीलिए मुझे दुष्यंत की एक लाइन याद आती है। मेरे यहाँ पर शशांक शेखर जी हैं, सॉरी हमारे ये हैं जो कि बराबर हमको कहते थे कि सर कविता कभी नहीं बोलते अपने भाषा में, कहाँ से लाते हैं। तो मुझे दुष्यंत की एक लाइन सिर्फ याद है, कौन कहता है कि आकाश में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आकाश में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछाल कर देखो। मुझे यह पंक्ति बराबर यहाँ जब भी आते हैं तो याद आती है कि ये जो है संभव यही हो सकता है, और यह संभव महावीर जी से ही हो सकता है, और उनके गली से ही संभव है, और उसका संभव आप लोग सभी आज देख रहे हैं। लेकिन मैं इसके पीछे एक समूह को जरूर धन्यवाद देना चाहूँगा। वो पत्रकार महोदय जिसको कहा जाता है कि संविधान के चतुर्थ स्तंभ हैं, उन्होंने इनको काफ़ी सहयोग दिया। आज यहाँ उपस्थित भी हैं कुछ लोग, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ कि एक बढ़ते हुए इंस्टीट्यूशन को अगर ठीक से आप अच्छे ढंग से अगर इसे अपने समाचार पत्रों में जगह दें तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इस इलाके की जो माता है, बहनें, जो पुरुष है, जिनको कोई भी समस्या हो, वो अभी मेरे विवेका जी ने कहा कि ये जो पुस्तक इन्होंने लिखा, मैं इनके बारे में पहले सोचा था कुछ और बोलूं, लेकिन बीच में इन्होंने बढ़ा दिया सिर्फ। देखिए, अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं और इनकी हिंदी पर जो पकड़ है, और हिंदी की कई कविताओं को मैंने इनसे सुना भी, और अभी अगर समझ दिया जाए तो फिर ये 2-3 कविताएँ रखी। और इन्होंने अपना किताब का एक विमोचन हुआ, बड़ी अच्छी बुक लग रही है, कवर से तो मैंने थोड़ा सा देखा, और मैं समझता हूँ कि सचमुच में यह इन्फॉर्मेटिव होगा, लोगों को पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए, बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन इसे ये हिंदी में लिखते तो अधिक से अधिक लोग उससे लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ने में ना किसी को आनंद आता है, ना समझ में बहुत हम लोगों को भी नहीं आता है, तो दूसरे को क्या है। तो विवेका जी से मेरा अनुरोध है कि भाई इसका हिंदी अनुवाद कर दीजिए जिससे हम पढ़ सकें। और एक और अनुरोध है कि इस किताब को लिखने के बजाय अपने कविता का संग्रह भी आप जो है उसको पब्लिश करें। लीजिए, कह दिया इन्होंने कि 1 महीना में आ जाएगा, तो मैं बहुत समय लेना नहीं चाहूँगा। पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूँगा खास करके हमारे जो रजिस्ट्रार हैं, इंजीनियर शिपू को। बहुत मेहनती लड़का है ये, और हमको लगता है भविष्य में यह भी अच्छा काम करेगा। और ये भी हमको लग रहा है कि इसके पीछे भी किसी नारी का ही हाथ है। जैसे भागेंद्र राव है, उसी तरह मेरे शिपू जी हैं, और यह अच्छा काम करेंगे, मुझे काफ़ी उम्मीद है। और इसके चलते जो है हमको लगता है इनके प्रयास के चलते जो आज यह रूप यहाँ पर देख रहे हैं, सचमुच में यह उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में इस इलाके में रहने वाले माता और बहनें, पुरुष और जितने भी जन समुदाय के लोग हो, पारा मेडिकल कॉलेज से उनको सुविधा होगी, वो लाभान्वित होंगे। और उद्घाटन के पहले हमने कई प्रश्न किए थे नागेंद्र राव से और डॉक्टर जो हमारे बीच बैठे हैं, जो तमिलनाडु में रहते हैं, और उन्होंने एक प्रतिज्ञा किया है जो बात ही से पता लगा कि इस इलाके में पारा मेडिकल जो कॉलेज खोल रहे हैं, क्यों नहीं खोल रहे, और इतनी जल्दी इन्होंने सारी चीज़ों को कहा। सचमुच मैं अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मुझे यह मौका मिला इस तरह का जो है पारा मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया। यह एक उपलब्धि है इस श्री कृष्णा विश्वविद्यालय का। और आप सभी को हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि यह पारा मेडिकल कॉलेज जो खुला है, यह सिर्फ इलाज के ही नहीं, बल्कि इस इलाके में जितने भी युवा हैं और वो चाहते हैं टेक्निकल एजुकेशन हम लें, तो वो यहाँ पर जो है अपने आप को प्रशिक्षण के द्वारा शिक्षित भी हो सकते हैं। और ये रोजगार परक भी है। यहाँ से जो ट्रेन होकर निकलेंगे वो अपना क्लिनिक चला सकते हैं। आप देखेंगे हर एक ज़िले में, हर एक छोटे छोटे जगहों पर भी अलग अलग जो है टेक्नीशियन अपना क्लिनिक चलाता है, बट दे आर नॉट ट्रेन। उनके रिपोर्ट को लेकर ही कोई डॉक्टर उसका इलाज करता है, क्योंकि आज का तारीख ऐसा हुआ, पहले ऐसा होता था कि एक ही डॉक्टर होते थे, फिजिशियन वही है, ऑर्थोपेडिक वही है, आँख के डॉक्टर वही है, कान के डॉक्टर वही है। लेकिन आज के तारीख में सभी डॉक्टर अलग अलग स्पेशलिस्ट हो गए, ENT के अलग हैं, सर्जन अलग हैं, ऑर्थोपेडिक अलग हैं, सब अलग अलग हो गए। लेकिन उनको कैटर कौन करता है?
उनको कैटर करता है टेक्नीशियन ही। जब तक इंफॉर्मेशन टेक्नीशियन नहीं देगा कोई भी डॉक्टर आज इलाज करना नहीं चाहते। और वह टेक्नीशियन अगर पूर्ण रूप में शिक्षित हो, परिशिक्षित हो, तो मैं समझता हूँ कि उसका रिपोर्ट भी उतना ही अच्छा होगा और डॉक्टर का ट्रीटमेंट जो होता है वो भी सही होगा। इसलिए इसकी आवश्यकता थी और आज के दिन में इन्होंने इसे इस्टेब्लिश कर दिया। और यहाँ से जो लड़के निकले हैं वो अपना रोजगार भी कर सकते हैं। जो मोदी जी का कहना है कि गवर्नमेंट की नौकरी करने के बजाय स्वरोजगार जो हो रहा है वह अधिक लाभदायक है बनस्पत की सरकार के साथ किसी प्यून या चपरासी का नौकरी करें। तो यह बहुत अच्छी बात है। यहाँ के समाज के लिए, यहाँ के जनसंख्या के लिए, यहाँ के लोगों के लिए आपने एक बहुत उचित काम किया है। और मुझे गर्व है ऐसे विश्वविद्यालय के हम कुलाधिपति हैं। मुझे कोई अफसोस नहीं है इस तरह का जो प्रोग्रेस को हम देख रहे हैं। तो मैं अपने आप को भी धन्यवाद देता हूँ कि भाई आपने सही काम किया कि इस ऑप्शन को आपने चूज किया और माधवेंद्र जी ने इस ऑप्शन को बहुत और मजबूती प्रदान किया है अपने इस कार्य से। मेरी शुभकामनाएं। लेकिन मेरी शुभकामनाएं सिर्फ मेरे शुभकामनाओं से काम नहीं चलेगा। कोई भी चीज़ें जब भी चलती हैं तो वहाँ के जन समुदाय के सहयोग से चलता है। किसी व्यक्ति विशेष से वो नहीं कर सकता है। डॉक्टर साहब आए हैं तमिलनाडु से, मद्रास से आए हैं, उन्होंने सारी व्यवस्था यहाँ कर दी, लेकिन वह व्यवस्था उन्होंने अपने लिए नहीं किया है। वह व्यवस्था यहाँ की जनसंख्या के लिए, जन समुदाय के लिए उन्होंने किया है। और यह उम्मीद की जाती है कि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हों। पहले तो जो प्रक्रिया होती है रजिस्ट्रेशन कराइए, अभी भी जांच प्रक्रिया यहाँ हो सकती है, उसमें जरूर आप लोग सहयोग दें। और आप लोगों का यह इंस्टीट्यूट है, आप लोगों का यह बड़ा मेडिकल कॉलेज है, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए, अपने भी जो है यहाँ से लाभ उठाइए। इसी के लिए यह बड़ा मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय के अंदर खोला गया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ऐसे नए रोजगार विषयों का भी पढ़ाई यहाँ होगी। और मुझे अच्छी तरह याद है जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था पहला फर्स्ट टाइम, तो उस समय यह डिसाइड किया ही गया था कि BA BSc पढ़ाने के लिए बहुत सारे कॉलेज हैं, लेकिन इस तरह का कॉलेज नहीं है जहाँ पर रोजगार परक की ट्रेनिंग दी जाए, जिससे लोग स्वयं अपना रोजगार कर सकें। और आज वह सच हुआ। और इसके पीछे माधवेंद्र राव, उनकी सोच, उनकी टीम की सोच, हमारे रजिस्ट्रार की सोच, सभी लोगों की सोच थी, जिसके चलते यह एक इंस्टीट्यूशन आज खुला जिसे पेड़पाड़ा मेडिकल कॉलेज कहते हैं। यहाँ एक्सरे की भी सुविधा है, अल्ट्रासोनोग्राफी की सुविधा है, पैथोलॉजी की सुविधा है, फिजियोथेरेपी की सुविधा है। सारी सुविधाएं यहाँ दी गई हैं और ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और ट्रेनिंग लेने के बाद विद्यार्थी या आर्मी पर्सन कंसर्न दे कैन ऑल्सो ओपन हिज ऑन टेक्नीशियन ऑन काम अपना वो अपने से भी कर सकते हैं, अपने रोजगार के रूप में उसे यूज कर सकते हैं, दूसरे की सहायता भी कर सकते हैं। मैं बहुत समय लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि समय काफ़ी हो गया है, लेकिन पुनः मैं माधवेंद्र जी, उनके सहयोगी लोग, समाज, ये जो हमारे समाचार पत्र के बंधुओं हैं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने आपके सहयोग से इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक बड़ा मेडिकल कॉलेज खुला है। और इसका उपयोग, इसकी ज़रूरत यहाँ थी और यहाँ के जनता के लिए यह बहुत उपयोगी साबित होगा। लेकिन आप सभी को, माताओं बहनों को भी हम निवेदन करते हैं कि आप सभी भी इसका फ़ायदा उठाएं, क्योंकि अननेसेसरी किसी भी पैथोलॉजिकल क्लिनिक में, आप क्लिनिक में आपको जाना ही होगा। जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे, पहला उनका जवाब होगा कि खून के साथ का आप जाँच कराएं। पहला जवाब होगा कि अगर पैर में दर्द है तो आप एक्सरे करा रहे हैं। पहला जवाब होगा कि पेट में दर्द है तो अल्ट्रासोनोग्राफी करा कराइए। लेकिन एक ही छत के नीचे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर कोई एक्सरे कहीं से कराइए, पैथोलॉजी कहीं से कराइए, अल्ट्रासोनोग्राफी कहीं कराइए, दौड़ते दौड़ते रोगी परेशान होंगे। इसलिए यह बहुत बड़ी चीज़ है कि एक ही अम्ब्रेला के नीचे, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसका हमको लगता है अधिक से अधिक आपके सामने, आपको अधिक से अधिक फायदा उठाने की ज़रूरत है। और कोशिश करें आप इस इंस्टीट्यूट में, इस मेडिकल कॉलेज में आएँ। बच्चे हैं तो वो पढ़ने का शौक़ है तो पढ़ें। अगर किसी रोगी को कोई परेशानी है तो उसकी भी सुविधा यहाँ मिली हुई है। इवन कि ICU भी इन्होंने डेवलप कर दिया। अभी थोड़ा और डेवलप करने की ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है कि कुछ महीने में ये सारे डेवलप कर जाएंगे। लेकिन ICU यूनिट भी डेवलप कर दिया है। और यह जान लीजिए, आप कहीं भी बाहर जाएंगे तो एक दिन अगर एक रात अगर ICU में रहते हैं तो 10 से 15 हज़ार रुपये उसमें खर्च होते हैं। मिनिमम ये है।
लेकिन इससे अधिक भी हो सकता है। लेकिन ये सुविधाएं यहाँ जब उपलब्ध है तो इसकी सुविधाओं का आप फायदा उठाएं। और मैं खास करके सभी डॉक्टर्स जो उनके साथ जुड़े हुए हैं और माधवेंद्र राव और उनके साथ जुड़े हुए उनके सहयोगी और डॉक्टर जो तमिलनाडु से आए हैं हमारे डॉक्टर साहब आचार्य केशव आचार्य जी, सचमुच में उनका विजन, इसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। आपका विजन बहुत बड़ा विजन है और आपने यह जो किया है सचमुच में यह एक ऐसा कंट्रीब्यूशन है कि हर एक व्यक्ति इसकी तारीफ करेगा और इससे फायदा उठाने का कोशिश करेगा। मैं अधिक समय नहीं चाहूँगा। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं खास करके एक बात कहना चाहूँगा अंत में, हमारे बीच यहाँ के कुलपति महोदय अशोक बाबू अशोक, आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा, पूरे मगध यूनिवर्सिटी के 3 साल में मैं कुलपति था। डॉक्टर रमन व्यास, सुनिएगा, मैं 3 साल प्रयास करता कि नेट एग्रीगेशन हो, क्योंकि किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नेट एग्रीगेशन नहीं होता है तो उन्हें फंड जो है पर्याप्त मात्रा में डेवलपमेंट के लिए उसे नहीं मिलता। इसलिए मेरा प्रयास था कि नेट का एग्रीगेशन हो। लेकिन जब हमने पूछा कि भाई किसी कॉलेज का एग्रीगेशन हुआ है या नहीं, तो लोगों ने बताया कि 2 एग्रीगेटेड कॉलेज यहाँ है सर, जिनका कि फर्स्ट साइकिल नेट एग्रीगेशन हुआ है, जो कि करमा कॉलेज है और दूसरा जो मधेपुरा कॉलेज। तो हमने कहा कि उस कॉलेज को हम देखें, उस व्यक्ति को भी मिले हमसे, उसमें हमें माधवेंद्र जी से बहुत परिचय नहीं था। तो उन्होंने हमारे पीए साहब ने कहा कि सर जरूर चला जाए। और हमने देखा सचमुच में इस कॉलेज का इन्होंने मैनेजमेंट किया है, या मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा का भी उनका मैनेजमेंट है और पढ़ाई जो सचमुच में काबिल तारीफ है। और बीएन मंडल में सिर्फ एक ही कॉलेज में एक्रीडेशन मिला जिसको कि सी मिला, और इन दोनों कॉलेज को पहले भी मिला था और सेकेंड राउंड में भी इन्होंने प्रयास किया और इसी 2 कॉलेज को फिर से पुनः इसको डी मिला। और जबकि नेट में जो पॉइंट्स मिलते हैं वो अधिक मिले पिछले साल से, पिछले साइकिल से। लेकिन मैं इसके लिए भी आप सब दोनों को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं यह प्रयास करना चाहता हूँ और यह कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, स्टेट अफसर हैं, हमारे पीए साहब भी हैं। अब तो नेट एग्रीगेशन भी बंद हो गया, लेकिन मेरा यह सपना अधूरा ही रह गया कि बीएन मंडल के यूनिवर्सिटी का नेट नहीं हो पाया। और अब तो होना हमको लगता है संभव नहीं होता है, क्योंकि नियम जो है बदल गया है। अब 4 महीने के अंदर में लोग अगर भेज सके तो बड़ी अच्छी बात है। भविष्य में नेट एग्रीगेशन और कठिन हो जाएगा और नहीं हो पाएगा। मेरा एक सपना जो था वो अधूरा रह गया। अब वो ये हमारे सुधांशु जी हैं, अब ये क्या करते हैं नहीं करते हैं हम लोग, लेकिन हम चाहते थे कि यूनिवर्सिटी का नेट हो और इन लोगों का 2 साइकिल हो गया। नेचुरली है कि बेहतर पढ़ाई है तभी तो नेट ने दिया है। नेट में कोई पक्षपात नहीं होता है। नेट यह नहीं देखता है कि माधवेंद्र जी का कॉलेज है कि डॉक्टर अशोक जी का कॉलेज है, उसे उससे कोई मतलब नहीं है। आप जो ऐसे आप जमा करेंगे उसी पर कैलकुलेट करता है कि आपका कॉलेज जो है नेट में इंटर लिया जा सकता है, एंट्री लिया जा सकता है कि नहीं, और उसी का आधार पर एंट्री हुआ और उनको नेट एप्लीकेशन हुआ और उनको फिर नेट से सेकेंड साइकिल में भी उनको सम्मानित रूप से B+ मिला। यह बहुत बड़ी बात है, यह बड़ी उपलब्धि है, यह कम उपलब्धि नहीं है। और हम चाहेंगे कि अशोक बाबू थोड़ा और आगे बढ़ें और थोड़ा और विस्तार ले जाए। उनके पास भी जगह है, उनकी भी इच्छा है कि कुछ आगे करें, तो एक यूनिवर्सिटी के बजाय दूसरी यूनिवर्सिटी भी खुल जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। और मुझे अगर याद करें कि मैं जरूर जाऊँगा उनके इसमें। वैसे उन्होंने तो कहा था कि मधेपुरा में सर एक रूम आपके लिए रखे हैं, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल रहा है कि चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संस्थापक महोदय को, पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा सुनीता जी को और सभी यहाँ के नागरिक को और इनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, मैं उन सभी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। और इस काम के माध्यम से जहाँ पर जनता की सेवा हो और वह कार्यक्रम किसी भी इंस्टीट्यूशन से किया जाता है तो वह काबिल तारीफ है और इसके लिए सबकी सहयोग की जरूरत है। और हम आज ये कसम खाएं कि इस पारा मेडिकल कॉलेज को अच्छा बनाने के लिए हमसे जितना कर सकेगा हम सभी का योगदान देंगे। इन्हीं तरह के साथ पुनः आप सबको
यहाँ पर जो आए हैं आपके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। और मुझे बुलाया गया संस्था के द्वारा, मेरा अधिकार बनता भी था आना, क्योंकि जब तक मैं कुलाधिपति हूँ तो मेरा यह अधिकार है मैं यहाँ आऊँ और देखूँ कि क्या हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी सुनीता जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपके आशीर्वचन हमारे कठिन मार्ग को आसान कर देते हैं। हम आह्लादित हो जाते हैं और अपने मार्ग पर उसी गति से आगे बढ़ते हैं। हम आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। बराबर जितने भी रजिस्ट्रेशन जितना भी रजिस्ट्रेशन हुआ है महिलाओं का, मैं चाहूँगा